सेक्शन 2 डिजीज़ ऑफ द पैरानेजल साइनसेस एंड नोज से हमारा बस ये लास्ट चैप्टर रह गया है, चैप्टर 41 प्रोप्टोसिस। ऑर्बिट जो है ये रिजिड इसकी वॉल्स होती हैं। कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग अगर लीजन ऑर्बिट में हो जाती है तो ये आईबॉल को प्रोट्रूड करवा देगी फॉरवर्ड की तरफ और आल्सो डिस्प्लेस कर देगी किसी और डायरेक्शन में, जैसे वो मीडियली या लेटरली अपवर्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगा, डिपेंड करता है उस लीजन की लोकेशन पे इन द ऑर्बिट। अब प्रोप्टोसिस को हमें डिफरेंशिएट करना होगा सूडो प्रोप्टोसिस से, जो कि हमें अपेरेंटली बस प्रोप्टोस्ड आईबॉल नज़र आएगा थ्रू इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो ऐसा होगा विद द एनोफ्थेल्मोस ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल आई। अगर साथ वाली आई छोटी है तो ऐसा लगेगा इस आई में प्रोप्टोसिस हो गया। ड्यू टू द प्रीवियस फॉरगॉटन ट्रॉमा की वजह से एनोफ्थेल्मोस हो सकता है, जैसे ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर्स की वजह से। लिड की रिट्रैक्शन और हाई मायोपिया से भी हमें आई बॉल जो है वो प्रोप्टोस नज़र आती है। प्रोप्टोसिस को हम एक्सोफ्थेल्मोमीटर की मदद से मेजर भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्बिट की एनाटमी है। इस फिगर में देखिए 40.1 एंड बी में यहाँ पे एनाटमी दिखाई गई है ऑर्बिट की, ये बोन्स है ऑर्बिट की। ठीक है, यहाँ बी फिगर में फेशियल शीथ हमें आई बॉल की नज़र आ रही है, पेरी ऑर्बिटिया और पेरी ऑस्टियम। तो ऑर्बिट हमारी पैरामिडल कैविटी होती है, इसका वाइड बेस ओपनिंग होगी इसकी एंटीरियरली, और इसके देखिए ये एपेक्स पीछे है, पोस्टीरियर और मिडिल ये डायरेक्ट करी इसकी एपेक्स। 7 बोन्स हमारी इस ऑर्बिट की फॉर्मेशन में पार्ट ले रही हैं। मैग्जिला, लैक्रिमल बोन, एथमोइड, स्फीनोइड, फ्रंटल, जाइगोमेटिक, पैलेटिन, 7 बोन्स है। ठीक है, अब सेवरल फोरामिना और फिशर्स भी इसमें है। ऑप्टिक कैनाल है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर वाला लेसर और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड के दरमियान, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो गैप है हमारे लेटरल वॉल के दरमियान और फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट के दरमियान। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर जो है, इसके अलावा कैनाल इन द फ्लोर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामिना भी मौजूद है मीडियल वॉल में, और फिर फोसा ऑफ द लैक्रिमल सैक एंड डक्ट बिल्कुल एंटीरियरली लाया करता है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रेस्ट के दरमियान। ठीक है, ये हम आई वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं शफी जदोई से। अब स्वेलिंग्स जो होती हैं और ट्यूमर्स हमारे इस ऑर्बिट के अंदर जो कि प्रोप्टोसिस करवाएंगे, वो कहाँ से अराइज करेंगे? या तो वो बोनी वॉल्स और सूचर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल ओस्टियोमा, फाइब्रस डिस्प्लेजिया हम पीछे पढ़ के आए हैं, और रेयरली जो ओस्टियोसार्कोमा है और मेटास्टेटिक डिपोजिट्स। वेरियस तरह के डर्मोइड्स भी हमारे इसमें अराइज करते हैं फ्रॉम द सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ द एक्टोडर्म इन द सूचर्स। सुपरफिशियल डर्मोइड्स में लाइंस ऑफ फ्रंटोजाइगोमेटिक आ जाती हैं, फ्रंटो एथमोइड, फ्रंटो लैक्रिमल, और डीप डर्मोइड्स जो हैं वो स्फीनो एथमोइड एंड स्फीनोजाइगोमेटिक सूचर से अराइज करेंगे। मसल्स से हमारे रेब्डोमायोसार्कोमा और हाइपरथायरोडिज्म जो है उसकी वजह से अराइज कर सकता है। आई बॉल में रेटाइनोप्लास्टोमा फ्रॉम द आई बॉल, इसकी वजह से ये अराइज कर सकता है प्रोप्टोसिस। ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में अगर कैवर्नस और कैपिलरी हेमेंजोमास बन जाएं, वेरिक्स और लिम्फोमास और ल्यूकेमिक डिपोजिट्स की वजह से प्रोप्टोसिस हो सकता है। नर्व्स में हमारी ऑप्टिक नर्व का ग्लायोमा जो है वो फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइट्स की वजह से, या फिर मेनिंजोमा हमारी ऑप्टिक नर्व का, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है वो हमारे क्रेनियम को ही इन्वेड कर देते हैं, लेकिन इनसे भी प्रोप्टोसिस हो सकता है। श्वानोमा किसी भी नर्व का, वो भी करवा सकता है। लैक्रिमल ग्लैंड की बात करें तो उसकी इन्फ्लामेशन जैसे वायरल, बैक्टीरियल या आइडियोपैथिक से प्रोप्टोसिस होगा। लिम्फोमास या ल्यूकेमिक डिपोजिट्स की वजह से। एपिथेलियल ट्यूमर जैसा कि वो जो सलाइवरी ग्लैंड से अराइज करते हैं। इसके अलावा कुछ सेवरल टिश्यूज़ है जैसे हमारे मसल्स, लैक्रिमल ग्लैंड, स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व इंडिविजुअली या फिर टुगेदर जो है एज इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन जो है ये प्रोप्टोसिस कराएंगे। अब ऑर्बिट जो हमारा ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होता है पैरानेजल साइनस के साथ। एथमोइड, मैक्सिलरी, फ्रंटल और स्फीनोइड और इनकी जो डिजीज़ होती हैं ये एलर्जिक, इन्फेक्टिव, ट्रॉमेटिक या न्यूप्लास्टिक हो सकती हैं, वो ऑर्बिट में रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट अब एटियोलॉजी पे आ जाए प्रोप्टोसिस की, तो इस टेबल में जो है वेरियस कंडीशंस हैं जो प्रोप्टोसिस करवाती हैं, और इनको हम VEIN यानी वेन के एक्रोनिम से याद कर सकते हैं। तो वी से वास्कुलर, वीनस वेरिक्स हो गया, कैवर्नस हेमेंजियोमा, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला, तो इनसे जो है इन सारे वेस्कुलर कॉजेज से प्रोप्टोसिस हो सकता है। ई से एंडोक्राइनल है, जैसे ग्रेव्स डिजीज़ हो गई, तो उससे बायोलेटरल समटाइम यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस होता है। आई से जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस हैं जैसे इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन, जिसको सूडो ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट कहा जाता है, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस या एब्सेस, म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस साइनस की, वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस, लैक्रिमल ग्लैंड के इन्फ्लामेशंस,
ये सारी इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन प्रोसेस करवाएंगे। लास्ट में एन से जो है न्यूप्लास्टिक है, तो ट्यूमर्स में दोनों बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर लाइक कंडीशन जो कि ऑर्बिटल कंटेंट से या उसके एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर से अराइज करें। ऑर्बिट में हमारा आईबॉल है, ऑप्टिक नर्व, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लैक्रिमल ग्लैंड, ट्यूमर और ट्यूमर लाइक कंडीशन जो है इनमें से अराइज कर सकती है। तो ये पैरानेजल साइनसेस को और क्रेनियल कैविटी को इन्वेड कर सकता है, ऑर्बिट को भी। प्राइमरी ट्यूमर हमारे ऑर्बिट की जो है उसकी वॉल्स या एडनेक्सा से अराइज करेंगे, जैसे आईलेट से, लैक्रिमल ग्लैंड, कंजक्टिवा से। डर्मोइड सिस्ट या कैवर्नस जो है साइनस या कैपिलरी हेमेंजोमा, श्वानोमा, ग्लायोमा, रेटाइनो ऑर्बिटल मेनिंजोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। इसके अलावा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में रेब्डोमायोसार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिक डिपोजिट्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड एंड मेलानोमा ऑफ द कोरोइड। ये प्राइमरी ट्यूमर्स है। उसके बाद कुछ पैरानेजल साइनसेस के ट्यूमर है, जैसे म्यूकोसील हमारे फ्रंटल या एथमोइड साइनस का, इन्वर्टेड पेपिलोमा, एंजियोफाइब्रोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द साइनस। क्रेनियल कैविटी के ट्यूमर में मेनिंजोमा ऑफ द स्फिनोइड रिज। एंड लास्ट में कुछ मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, लंग, प्रोस्टेट, किडनी, थायराइड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये सारे इसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं। वेरियस कंडीशन जो है वो कंसर्न की हो सकती हैं टू द ENT सर्जन, इंक्लूड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जैसे हो गया, ऑर्बिटल एब्सेस, सब पेरियोस्टियल एब्सेस, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन और साइनसेस। ठीक है, साइनसेस का फंगल इन्फेक्शन। ग्रेव्स जो ऑफ्थेल्मोपैथी है, बिनाइन और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स जो होते हैं नोज और पैरानेजल साइनसेस के, जैसा कि एंजियोफाइब्रोमा और इन्वर्टेड नेजल पॉलीपोसिस, ये इस फिगर में भी शोन है 4.12 में। इस 41.2 में देखें प्रोप्टोसिस हो गई है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई है आई की, जो कि एलर्जिक है टू द फंगल पॉलीपोसिस। इसके अलावा म्यूकोसील देखें इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है, म्यूकोसील लेफ्ट एथमोइड एस्ट्रिस्क, यहाँ से एस्ट्रिस्क साइन से दिखाया गया। ठीक है, एथमोइड का म्यूकोसील जो कि डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है प्रोप्टोसिस करवा रहा है आई बॉल की। या फिर इसके अलावा जो है हम पीछे भी पढ़ के आए हैं एस्थीजियो न्यूरोब्लास्टोमा पैरानेजल साइनस की मैलिग्नेंसीज में, और ट्रॉमा जो है वो भी हो सकता है फॉलोइंग द एंडोस्कोपिक सर्जरी। ये सारी कंडीशंस प्रोप्टोसिस करवा रही है। तो इटियोलॉजी में नंबर 1 है इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका इडियोपैथिक है यानी कॉज अनसर्टेन है। तो डिफ्यूज़ भी हो सकती है, लोकलाइज्ड भी किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द ऑर्बिट में। फॉर एग्जांपल अगर मसल्स में हो रही है तो मायोसाइटिस कहेंगे, लैक्रिमल ग्लैंड में हो सकती है, स्क्लेरा में स्क्लेराइटिस, ऑप्टिक नर्व की पेरिन्यूराइटिस। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि इसको डल ऑर्बिटल पेन है, स्पेशली जब वो आई की मूवमेंट्स करता है। हमें प्रोप्टोसिस नज़र आएगा 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स में। CT स्कैन अगर हम इन्हेंसमेंट के साथ करेंगे तो हमें अफेक्टेड वो स्ट्रक्चर जो है इनलार्ज नज़र आएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रही है। इम्पॉर्टेंट है फीचर जो है इसमें मसल की इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके टेंडन की जो ग्लोब के साथ अटैच हुआ है, और उसको हमें थायराइड रिलेटेड डिजीज़ से डिफ्रेंशिएट करना होगा, जहाँ पे सिर्फ मसल की बैली इन्वॉल्व होती है लेकिन उसमें टेंडन थायराइड वाले में इन्वॉल्व नहीं होता। याद रखिएगा ये पॉइंट। बायोप्सी में हमें नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन मिलेगी और उसमें वास्कुलाइटिस का एविडेंस नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमने इसमें ओरल स्टेरॉइड्स देने होंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन है। कुछ केसेस में इम्यूनोसप्रेशन साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ साइक्लोस्पोरिन या रेडियोथेरेपी भी रिक्वायर्ड होती है। नंबर 2 कॉज होता है ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी। ये क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन कॉज है बायलेटरल दोनों साइड्स का, कभी कभार यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस का। इसमें पेशेंट ग्रेव्स यानी हाइपरथायरॉयड है, लेकिन कभी कभार यूथायरॉयड या इवन हाइपोथायरॉयड भी हो सकता है। उसकी जो लिड है वो रिट्रैक्ट करेगी और लिड लैग भी प्रेजेंट हो सकता है कीमोसिस के साथ और लिड की इडीमा के साथ। CT स्कैन हम करेंगे ताकि हम इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन से जो ऊपर हमने देखा उससे इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो CT स्कैन करेंगे। इसमें उसका विजुअल लॉस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोप्टोसिस उसकी कॉर्नियल अल्सरेशन भी करवा सकती है और उसमें हमें ऑर्बिटल फिर डीकम्प्रेशन करनी होगी, जो कि आजकल हम एंडोस्कोपिकली थ्रू दी नोज़ भी कर सकते हैं। थर्ड इटियोलॉजी आती है अगर हेमेंजोमा हो जाए ऑर्बिट के अंदर। ये कैवर्नस का या कैपिलरी का हो सकता है। कैवर्नस हेमेंजोमा बहुत ज़्यादा कॉमन बिनाइन ट्यूमर है एडल्ट्स में। ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है जो 18 से 67 साल की उम्र की होती है। इनमें पेनलेस होगी लेकिन बढ़ती जाएगी प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस। CT MRI से हमें पता चलेगा एक ओवल मास या राउंड मास जो कि इन्फ्लामेशन या इन्फिल्ट्रेशन अराउंड इट के साथ एसोसिएटेड है। इनकैप्सुलेटेड होगा इंट्राकोनल मास और इन्हेंस करेगा IV कॉन्ट्रास्ट पे।
इसको हमने कम्प्लीटली एक्सरसाइज करना होगा और उसके कैप्सूल के साथ बाय द लेटरल ऑर्बिटोटोमी। अगला कॉज है कैपिलरी हेमेंजोमा। ये बहुत ही कॉमन ट्यूमर है हमारे ऑर्बिट का, जो इन्फेंट्स और बच्चों में होता है। तो कैपिलरी हेमेंजोमा आइसोलेटेड भी हो सकता है या अपर लिड की लीजन के साथ या कहीं और पे भी स्किन में हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ देम जो है खुद ही 7 साल की उम्र में इन्वोल्यूट कर जाते हैं। CT MRI कंट्रास्ट के साथ डायग्नोस्टिक है। ट्यूमर इसमें नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है और वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्फिल्ट्रेट कर देगा। लोकली सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स भी हेल्प कर सकते हैं टू इन्वोल्यूट द मास। इसकी टोटल एक्सीजन पॉसिबल नहीं है। देन है नंबर 5 वीनस वैरिक्स ऑफ द ऑर्बिट। ये प्रेजेंट करेगा पोजिशनल प्रोप्टोसिस के साथ और कंजेशन होगी इसमें वीनस वैरिक्स में। प्रोप्टोसिस जो है वो हम वेल्सेल्वा मैन्यूवर से भी इंड्यूस करवा सकते हैं क्योंकि ये वीनस की वजह से हो रही है, ठीक है, इसलिए। देन है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला। या तो स्पॉन्टेनियस या ट्रॉमेटिकली ये बनते हैं। ये हमें पल्सटाइल प्रोप्टोसिस की तरह प्रेजेंट करेंगे। इसमें हमें ब्रूट भी मिलेगा, विजुअल लॉस होगा और डायलेटेड और आर्टीरियलाइज्ड ब्लड वेसल्स होंगे कंजक्टिवा की या लिम्बस की। अगला लिम्फोमा। जिस तरह ये फिगर देखिए इसमें हमें नज़र आ रहा है, प्रोप्टोसिस हो गई है और मीडियल डिस्प्लेसमेंट हो गई है आई बॉल की लिम्फोमा की वजह से इस बच्चे में। तो ये बहुत ही कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एडल्ट्स का लिम्फोमा। आइसोलेटेड भी हो सकता है या सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं वो 50 से 70 साल के दरमियान एज के होते हैं। फीमेल प्रिपोंड्रेंस ज़्यादा है। पेनलेस किस्म की प्रोग्रेसिव एक्सोफ्थेल्मोस हो जाएगी, जो कि ज़्यादातर इसमें लीजन्स जो हैं एंटीरियरली ही लोकेटेड होती हैं और हम उनको पालपेट भी कर सकते हैं या कंजक्टिवा के नीचे भी नज़र आ सकती है। मोस्ट ऑफ देम एक्स्ट्रा कोनल होंगी। CT स्कैन में हमें होमोजीनियस ट्यूमर नज़र आएगा बिना बोन इन्वॉल्वमेंट के, बोन नहीं होगी इन्वॉल्व। बायोप्सी ज़रूरी होती है ताकि हम इसको बिनाइन लिम्फोइड या अदर ट्यूमर से डिफ्रेंशिएट करें। आइसोलेटेड लिम्फोमा को सिर्फ और सिर्फ हम रेडिएशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टेमिक वालों को हमने कीमोथेरेपी भी देनी होगी ऑर्बिटल रेडिएशन के साथ। नंबर 8 कॉज है रैप्डोमायोसार्कोमा। बहुत ही कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑर्बिट का, बच्चों में 6 से 7 साल के दरमियान में होता है। इवन न्यू बॉर्न में भी हो सकता है। तो पेनलेस किस्म का होगा लेकिन प्रोग्रेसिव होगा। प्रोप्टोसिस होगी और स्प्रेड कर जाएगा हमारे एडजॉइनिंग पैरानेजल साइनसेस के अंदर। ये भी इंट्राकोनल हो सकता है या एक्स्ट्राकोनल भी हो सकता है। इसमें CT स्कैन हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस के लिए। बायोप्सी भी हमने करनी होगी। ट्रीटमेंट जो है रेडिएशन से और कीमोथेरेपी से। 5 ईयर सर्वाइवल होता है 90% हम अचीव कर सकते हैं बाय लोकलाइज्ड डिजीज़। देन डर्मोइड सिस्ट, ये भी हम पढ़ के आए हैं। बिनाइन ट्यूमर ऑर्बिट का होता है बच्चों में, क्योंकि इसमें ट्रैप्ड एक्टोडर्म होता है जो कि सूचर लाइंस पे हो जाएगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। डीप डर्मोइड ऑर्बिट के स्फीनोएथमोइड से या स्फीनोजाइगोमेटिक सूचर से अराइज करते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया। अब ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं डर्मोइड सिस्ट और प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस करवा देंगे, ग्लोब की डिस्प्लेसमेंट भी करवा देंगे। CT स्कैन में हमें पता चलेगा कि सिस्ट जो है वो प्रेशर इफेक्ट्स के साथ नज़र आएगी। इस तरह यहाँ हमें दिखाया गया है डर्मोइड सिस्ट हो गया है राइट ऑर्बिट के अंदर, ये एक्सियल है और यहाँ पे देखिए ये कोरोनल व्यू है जिसमें इस डर्मोइड सिस्ट हमें नज़र आ रही है। माइल्ड प्रोप्टोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, माइल्ड सी प्रोप्टोसिस हुई है। लार्ज सिस्ट जो है वो हमारे टेम्पोरल फोसा के साथ यहाँ कम्युनिकेट कर सकती हैं, पैरानेजल साइनसेस के साथ जो लार्ज होंगी या क्रेनियल कैविटी के साथ। इनको हमने सर्जिकली एक्सरसाइज करना होता है ट्रीटमेंट में। नंबर 10 है ऑप्टिक नर्व के ट्यूमर्स जैसे कि ग्लायोमा। बच्चों में होता है ज़्यादातर ग्लायोमा और ये साथ में एसोसिएटेड हो सकता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के साथ। ये भी बढ़ती जाएगी, इसकी प्रोप्टोसिस प्रोग्रेसिव होगी और विजुअल लॉस भी करवाएगी। तो ये हमारे फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइट्स जो हैं उनसे अराइज करता है। मेनिंजोमास भी अराइज कर सकते हैं हमारी ऑप्टिक नर्व से, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम जो है वो जाके हमारे क्रीनियम को इन्वेड करेंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस जो उसका जो केस है उसको हमने डिटेल उसकी हिस्ट्री लेनी होगी, याद रखिएगा, जिसमें हमने उसका ऑनसेट पूछना है, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन हो रही है डिजीज़ की या नहीं, साथ में कौन सी इलनेस है, थायराइड डिजीज़ तो नहीं है, नोज़ का ट्यूमर या पैरानेजल साइनसेस का, कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस, ये सारी हमने चेक करनी होगी। पेन जो होता है ये फीचर होता है इन्फ्लामेशन का और इन्फेक्शन में पेन होता है। विजुअल लॉस भी प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट को।
फिर हम फिज़िकल एग्जामिनेशन पे आएंगे। तो इसमें हमने टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस देखना होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है या फिर ग्लोब की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, लेटरल या मीडियल डायरेक्शन। कंडीशन जो है कंजक्टिवा की, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना और कीमोसिस, इनको भी हमने नोट करना है। ऑक्यूलर मूवमेंट्स की कंडीशन और विजन। इसके अलावा हमने नोट करना है कि प्रोप्टोसिस पल्सेटाइल है या फिर इसमें कोई पोजीशन, जैसे हेड की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके साथ चेंज तो नहीं आ रहा प्रोप्टोसिस में, और वेलसेल्वा मैन्यूवर में हो रही है या नहीं, जिसको हम वीनस वेरिक्स में देख रहे थे कि वो वेलसेल्वा में हो रहा था प्रोप्टोसिस। सीटी और एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमें टाइप ऑफ ट्यूमर पता चले, इंट्राकोनल है या एक्स्ट्राकोनल, स्मूथ है या इन्फिल्ट्रेटिव, और ऑर्बिट के अंदर उसकी लोकेशन भी, एक्सटेंट भी पता चलेगा। उसने कोई साथ वाली बोन में तो या फिर साइनसिस के अंदर या क्रेनियल कैविटी में तो एक्सटेंड नहीं कर दिया, तो ये सीटी स्कैन एंड एमआरआई से पता चलेगा। इसके अलावा हम थायराइड ऑर्बिटोपैथी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन, ये भी हमें सीटी एंड एमआरआई से होगा। देन हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी रिक्वायर्ड होता है ताकि हमें एब्सेस या सिस्टिक लीजन्स का पता चले। एफएनएसी यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी या बायोप्सी रिक्वायर्ड होती है हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस के लिए। देन लास्ट में कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ेस जो ऑर्बिटल लेजन करवाती हैं, जैसे लिम्फोमा, ग्रेव्स डिजीज़, ल्यूकीमिया, इनको भी इन्वेस्टिगेट करना होगा और मैंडेट करना होगा बाय द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस। लास्ट में अब मैनेजमेंट आ जाती है। तो प्रोप्टोसिस की मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले तो इमेजिंग टेक्निक्स हमें हेल्पफुल हो रहेंगी डायग्नोसिस बनाने के लिए। बायोप्सी ली हमने लेजन की, वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे इन द ऑर्बिट। एंटीरियरली जो लोकेटेड लेजन्स होती हैं उनको हम लिड से या कंजक्टाइवल इंसिजन दे के अप्रोच कर सकते हैं। एक्सीजनल बायोप्सी इनकैप्सुलेटेड वालों में हेल्पफुल रहती है, और वेल सर्कमस्क्राइब्ड लेजन्स जो होती हैं, जैसे डर्मोइड हमने पढ़ा, कैवर्नस हेमेंजोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा लैक्रिमल ग्लैंड का, तो इनमें जो हम इस तरह के वेल सर्कमस्क्राइब्ड और इनकैप्सुलेटेड लेजन्स में एक्सीजनल बायोप्सी करेंगे। सारे जो केसेस जो प्रोप्टोसिस करवा रहे हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि एंटीबायोटिक्स हम देंगे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के लिए, स्टीरॉयड देंगे इन द सूडो ट्यूमर, कीमोथेरेपी लिम्फोमा में, मैलिग्नेंसी में रेडिएशंस देंगे और कभी कभार सूडो ट्यूमर में भी देंगे। सर्जरी जो है ऑर्बिट की, उसमें आ जाता है कि हमने लिम्फेंजोमा की डीबल्किंग करनी है या प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा को, ताकि ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीव हो, और ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन कर सकते हैं हम म्यूकोरमाइकोसिस में जो फंगल इन्फेक्शन है और मैलिग्नेंसीज में। एंडोस्कोपिक ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी में। इसमें हमने एंडोस्कोपिक ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करनी होती है, पीछे हमने डिस्कस किया। लेटरल ऑर्बिटोटोमी, ये उन लेजन्स में जो कि लैक्रिमल ग्लैंड को या उनको इन्वॉल्व करनी है या फिर इंट्राकोनली सिचुएटेड है। ट्रांसक्रेनियल अप्रोच यूज़ करते हैं हम उन लेजन्स के लिए जो कि ऑर्बिट के एपेक्स पे होती हैं, या फिर वो जो कि हम इंट्राक्रेनियली इन्वेड कर गई हैं ऑर्बिट से, या वाइस वर्सा। याद रखिएगा बच्चों में जो डर्मोइड सिस्ट है ऑर्बिट की, ये बहुत ही कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, और रेब्डोमायोसार्कोमा मैलिग्नेंट वाला बच्चों में। एडल्ट्स के अंदर आपने याद रखना है कि कैवर्नस हेमेंजोमा बहुत ही कॉमन बिनाइन ट्यूमर है ऑर्बिट का, और लिम्फोमा उनमें मैलिग्नेंट है। ठीक है, तो ये बच्चों का और एडल्ट्स का डिफरेंस आपने याद रखना है। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया, डिजीजेज ऑफ द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, ढींगरा बुक से कम्प्लीटली। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो से हम अगला सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे, डिजीजेज ऑफ द ओरल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स।